दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपको एक बिल्कुल नया अनुभव मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, दिल्ली शहर में कपूर चंद जौहरी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम रूपचंद और छोटे का फूलचंद जौहरी था। मरते समय कपूरचंद काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिए छोड़ गया था। बाप के क्रियाकर्म के पश्चात जो कुछ धन बच रहा, उससे दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछर्रे उड़ाए। आखिरकार उनकी नासमझी से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको धनोपार्जन की चिंता हुई। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई तरकीब न सूझी तो परदेश जाने का ठहराया और गृहस्थी के निर्वाहार्थ 2-3 वर्षों के लिए सब सामग्री एकत्रित कर बाहर के लिए रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो इन लोगों ने देहातों से सामान खरीदना और अगले देहातों में बेचना प्रारंभ किया। इस तरह खरीद फरोख्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक जंगल मिला। उस जंगल के मध्य में एक तालाब था। इनको प्यास सता रही थी, अतएव उस तालाब पर बैठकर निर्मल जल पान किया। फिर स्नान करने की इच्छा हुई। तालाब में स्नान करने के निमित्त 2-3 सीढ़ी नीचे उतरते ही फूलचंद के पैर के नीचे कोई ठोस चीज पड़ी। उसने डुबकी मारकर उसे बाहर निकाला तो वह एक छोटी सी संदूक थी। संदूक में एक छोटा सा ताला बंद था। फूलचंद ने ताले को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया। उसमें 2 वेशकीमत लाल बंद थे। वह उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने ज्येष्ठ भ्राता रूपचंद को दिखलाने के लिए बुलाया। रूपचंद उसकी आवाज सुनकर नजदीक गया तो देखा कि फूलचंद के हाथ में 2 लाल हैं। वह उन लालों को अपने भाई रूपचंद का दिखलाकर बोला, भाई, यह एक लाल आप अपने पास रखें और एक मैं लूंगा। रूपचंद ने कहा, भाई, इस दौलत को लेकर आप घर लौट चले, मैं भी यह सब तिजारती माल बेचता हुआ थोड़े दिनों में लौट आता हूँ। फूलचंद भाई की आज्ञा सिरोधार्य कर घर लौटने की तैयारी करने लगा। वह लाल दिखलाते हुए रूपचंद से बोला, भैया, मैं घर तो लौट जाऊंगा, परंतु आप अपने हिस्से का लाल ले लेवें। रूपचंद ने भाई को आगा पीछा समझाकर उत्तर दिया, भाई, आप जानते ही हो कि परदेश में अपने पास दौलत रखना कितना खतरनाक होता है, अतएव यदि आप मुझे लाल देने की इच्छा रखते हैं तो घर पहुंचकर मेरे हिस्से का लाल अपनी भाभी को देकर उसे छिपाकर रखने के लिए भली भांति समझा देना। मैं लौटकर उससे अपना लाल ले लूंगा। फूलचंद अपने बड़े भाई का आज्ञापालक था। उन लालों को सावधानी से कमर में छिपाकर घर का रास्ता लिया। घर पहुंचकर माया की चक्कर में पड़ गया और रूपचंद के भाग का लाल अपनी भाभी को नहीं दिया, बल्कि उन दोनों लालों को अपने ही पास छिपाकर रख लिया। पैसे के जोर से नगर में एक दुकान खोलकर जौहरी बन बैठा। जब रूपचंद 2-3 वर्षों के पश्चात चक्कर लगाता हुआ घर पहुंचा और अपनी स्त्री से लाल मांगा तो वह बोली, कैसा लाल और किसने कब मुझे दिया था जो मैं सहेज कर रखती। स्त्री से ऐसा निराश उत्तर सुनकर रूपचंद ने फूलचंद से पूछा, क्यों भाई, मेरा लाल कहाँ है? फूलचंद ने उत्तर दिया, भैया, वह लाल तो मैं आते ही भाभी को सौंप दिया था, बल्कि उसे भली भांति समझा भी दिया था कि देखो, भैया के आने पर इसे उन्हें सौंप देना। जान पड़ता है कि अब लालच में पड़कर वह उसे आपको देना नहीं चाहती है, जिस कारण आपसे झूठा बोल रही है। रूपचंद को भाई के ऐसे उत्तर से बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और घर आकर अपनी स्त्री को बहुत मारा पीटा, परंतु फिर भी उसने अपने को निर्दोषी बतलाया। वह बोली, लाल पाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो इतना भी नहीं जानती कि लाल कैसा होता है, उसका क्या रंग है। तब रूपचंद की आंखें खुलीं और उसने अपने मन में अनुमान किया कि यह सारा फरेब भाई का रचा हुआ है। लालच में आकर लाल को अपनी भाभी को नहीं दिया। अब मेरे पूछने पर उस पर दोषारोपण करता है। वह इस फरियाद को लेकर बीरबल के पास गया
और उसकी अदालत में दरख्वास्त लगाई। बीरबल ने एक निश्चित तिथि पर फूलचंद को उसके साखियों के सहित तलब किया। इधर रूपचंद को भी उसकी स्त्री के सहित बुलाया। पहले उसने रूपचंद और उसकी स्त्री का बयान लिया, फिर उन्हें अलग अलग स्थानों पर बैठने की आज्ञा देकर फूलचंद के साखियों को तलब किया। जब वे आए तो बीरबल ने पूछा, देखो भाई, जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ उसका ठीक ठीक उत्तर देना, नहीं तो यदि बात झूठी जान पड़ेगी तो दोष के उपयुक्त दंड पाओगे। क्या तुमने फूलचंद को रूपचंद की स्त्री को लाल देते हुए अपनी आंखों देखा था? उन साखियों ने फूलचंद का लाल देना स्वीकार किया। तब बीरबल ने सोचा, यह मसला इस प्रकार नहीं हल होगा। उन पांचों साखियों को भी अलग अलग कोठरी में बंद करवा दिया और बाजार से मोम मंगवाकर 7-7 तोला उन पांचों को देकर हुक्म दिया, अच्छा, यदि तुम लोगों ने लाल देते हुए देखा है तो इस मोम से उसी शक्ल का लाल बना डालो। रूपचंद की स्त्री को भी लाल की शक्ल बनाने के लिए मोम दिया गया। जब निर्धारित समय बीत गया और सबों से लाल लेने की बारी आई तो बीरबल ने पहले उन्हीं दोनों भाइयों का लाल मंगवाया। उन दोनों के लालों का आकार एक सा था। तब एक एक कर पांचों साखियों का लाल भी मंगाकर देखा, वे पांचों 5 ढंग के थे। उनमें लाल के आकार का एक भी न निकला। तब रूपचंद के स्त्री की तलबी हुई, भला वह विचारी लाल का हाल क्या जाने, निरा चुप रह गई। बीरबल ने उससे पूछा, तूने अपना लाल क्यों नहीं बनाया? वह पर्दे की आड़ से बोली, सरकार, आज तक मैंने लाल आंखों से देखा भी नहीं है, तो कौन सा आकार बनाकर आपको दिखलाती। बीरबल ने उसकी करतूतों से उसे निर्दोष समझा और उसको यह भी प्रकट हो गया कि यह सारी करतूत फूलचंद की ही है, केवल अपने भाई को ठगने के लिए ही यह सब प्रपंच रच रखा है। बीरबल फूलचंद के साखियों को फिर से धमकाया, परंतु वे भली भांति गढ़ छोड़कर तैयार किए गए थे, इसलिए उनमें से एक भी नहीं डिगा। तत् बीरबल ने 2 सिपाहियों को इशारे से बुलाकर कोड़ा लगाने का संकेत किया। वे दोनों चाबुक लेकर आगे आए और बीरबल के दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। यह दशा उपस्थित देख उनमें से 2 साखी फूट गए और वे सत्य 2 बात कहने को प्रस्तुत हुए। उनका दूसरा बयान इस प्रकार हुआ, पृथ्वीनाथ, हमारा कसूर माफ किया जाए, क्योंकि हमने जो कुछ भी झूठ कहा है उसका कारण एकमात्र फूलचंद है। उसने ही हम लोगों को बहकाकर झूठ बोलवाया है। एक बीरबल को फूलचंद का ही सारा दोष प्रतीत हुआ और उसे लक्ष्य कर बोला, अब बता तू क्या कहता है? तेरे साखियों ने अभी तेरे सामने क्या कहा है? फूलचंद ने उत्तर दिया, हुजूर, मार की डर से भूत भागता है, आखिर वे तो मनुष्य ही हैं। केवल मार से बचने के लिए ही सबों ने आपके सामने झूठ बोलना स्वीकार किया है। इस पर बीरबल ने कहा, तब ये मोम का पिंड लाल के आकार का क्यों नहीं बना लाए? यदि लाल को देखे होते तो जरूर बना लाते। बेशक तू झूठा है और सजा के काबिल है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे कोड़े लगाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने दोनों तरफ से एक एक कोड़े जमाए। रूपचंद भी ठिकाने आ गया और अपना कसूर गर्दान कर अर्ज किया, हुजूर, वे लाल मेरे ही पास हैं, मैं उन्हें अभी ला देता हूँ। लालों को मंगाकर बीरबल ने एक लाल रूपचंद को दिया और दूसरा फूलचंद के हिस्से का राजकोष में जमा करा दिया। फूलचंद और उसके साखियों को झूठा बोलने के कारण उचित दंड दिया गया। दोस्तों, ये प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह के मन में बीरबल के कुटुंब की परीक्षा लेने का उमंग उठा। वे अपना भेष बदलकर कई अन्य सभासदों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। इस समय बीरबल के घर पर कोई बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं था। वे लोग निजी काम से घर से बाहर चले गए थे। केवल बीरबल का एक छोटा लड़का और एक लड़की आपस में द्वार पर खेल कूद मचा रहे थे। लड़के ने बादशाह को देखकर कहा, वह आए। तब लड़की ने लड़के के प्रश्न का उत्तर दिया, वह नहीं है। बीरबल की स्त्री दालान में बैठी हुई कुछ दस्तकारी कर रही थो।
वह भी इनकी बातें बराबर सुनती जा रही थी। वह बोली, बच्चों, यह भी होता है और वह भी होता है। इन तीनों की उपरोक्त गुप्त वार्ता सुनकर बादशाह लौट गया और दरबार में पहुंचकर समस्त दरबारियों के सामने इस बात की चर्चा की और उसका अर्थ भी पूछा। वह आए, वह नहीं है, और यह भी होता है, वह भी होता है। ऐसी भेद भरी बातें सुनकर सब लोग चकित होकर बादशाह का मुंह देखने लगे। कितने दरबारियों ने तो लज्जावश अपनी गर्दन नीची कर ली और नाखून से जमीन कुरेदने लगे। जब बादशाह ने देखा कि इनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा तो वह बीरबल को बुलवाया और उससे भी ऊपर कई बातें सुनाकर उसका अर्थ पूछा। बीरबल ने कहा, गरीब परवर, यह वार्ता किसी मूर्ख पर छिड़ी थी। प्रश्न का तात्पर्य यह निकलता है कि किसी सभ्य के घर उसकी अनुपस्थिति में जाना उचित नहीं है, और यदि कोई हटकर मूर्खतावश जावे ही और उसके घर वाले उसके लिए ऐसा कहें तो समझना चाहिए वह आए यानी बैल राज आए। वह नहीं है यानी इनको सींग नहीं है। यह भी होता है और वह भी होता है का यह अभिप्राय है कि किसी दो बैल को सींग रहती है और किसी किसी को नहीं भी। बादशाह बीरबल के ऐसे सारगर्भित उत्तर को सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने मन में ऐसी गुस्ताखी आगामी कभी न करने का प्रण कर लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बैठा हुआ गपाष्ठक कर रहा था। गर्मी का दिन था। प्रातःकाल की मंद मंद हवा बह रही थी। बादशाह और दीवान गर्मी की पोशाक पहने हुए थे। उस सुहावने समय में वे बड़े खुश मालूम होते थे। उनके बातों की लड़ी टूटती ही न थी। प्रसंग चलते दो बनियों का जिक्र आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है लोग अक्सर बनियों को चतुर्मा के बेटे क्यों कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, सचमुच बनिए ऐसे ही पाए जाते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, परंतु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूंग की फुरमाइश कर बाजार से 4 बनियों को बुलवाया। दीवान का संदेशा मिलते ही बनिए मूंग के नमूने सहित तुरंत हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, साहजी, इस अन्न का क्या नाम है? बनिए विचार में पड़ गए और मन में सोचा कि यह अन्न एक प्रसिद्ध खाद्य है और इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, कारण कि परमात्मा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके अंदर कोई भेद की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम मुझसे क्यों पूछता? उत्तर भी सोच समझकर देना चाहिए। चारों बनियों ने मिलकर एक मत किया। उन्होंने सोचा कि यदि मूंग को मूंग ही बतलाया जाए तो बादशाह इससे प्रसन्न नहीं होने का, तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बल्लावे की बादशाह की प्रसन्नता हो। अभी इनका मिसकाउट चल ही रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा, क्यों साहजी, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं? इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिए ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह तो मुझे उड़द जान पड़ती है। दूसरे ने कहा, यह मटर जान पड़ती है, परंतु मटर से छोटी है, इसका ठीक ठीक नाम स्मरण में नहीं आता। तीसरे ने कहा, यह मिर्च जान पड़ती है। उनकी ऐसी चौरंगी बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तुम लोग मुझे खपतुलवास जान पड़ते हो। यह मूंग है। मूंग, बनियों ने कहा, हाँ गरीब परवर, बहो वही जो आप कह रहे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, वही वही क्या? नाम क्यों नहीं बतलाते? बनिए बोले, गरीज परवर, जो नाम अभी आपने बतलाया था वही। बादशाह भी पर में पानी लगने देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मैंने किस चीज का नाम लिया था? बनिए फिर चालाकी खेल गए और बोले, गरीब परवर, हमको विस्मरण हो गया है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, मैंने मूंग का नाम बतलाया था। बनियों ने कहा, जी जी पृथ्वीनाथ वही। इतना होने पर भी बनियों ने मूंग का नाम अपनी जबान पर न लाए। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ और सबको घर जाने की अनुमति दी।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सुझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिकबाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का ज्ञान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पोछेर चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना छुआ गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है।
बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों, जैसा कि बीरबल का रंग सांवला था। एक दिन दरबार के समय लोगों में मनुष्य की सुंदरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी। बहुतेरे लोग बीरबल का स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हंस पड़े। उस समय वोरबल दरबार में उपस्थित नहीं था। जब कुछ कालोपरांत लौटकर आया तो दरबारी लोग उसे देखकर जोर-जोर से हंसने लगे। बीरबल चाहता था कि उनके इस आकस्मिक हंसी का कारण पूछे, परंतु कुछ सोच विचार कर चुप रह गया। इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ देर बाद बीरबल को अवसर मिला तो बादशाह से बोला, पृथ्वीनाथ, आज आप लोग बड़े हंसमुख क्यों दिख पड़ते हैं? बादशाह ने हंसते हुए उत्तर दिया, लोगों के हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता है। वे कहते हैं हम लोग गोरे और बीरबल काला कैसे हुआ? बीरबल बोला, अफसोस कि अभी तक आपको इसका कारण ही नहीं ज्ञात हुआ। बादशाह ने कहा, भला भाई, बिना बतलाए यह लोगों को कैसे मालूम हो? आप यदि जानकारी रखते हो तो बतलाकर सबका भ्रम निवारण करें। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, जिस समय ईश्वर ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, सर्वप्रथम वृक्ष और बैलों की रचना की, पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ। तब पशु और पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय तक आनंद उपभोग करता रहा। फिर उससे भी उत्तम जीवों की रचना करने का विचार कर मनुष्यों की रचना की। तब वह अति आनंदित होकर पहले उसे रूप, दूसरे धन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया। चारों चीजों को जुदी दो रखकर सब मनुष्यों को फरमाया कि इन चारों में जिसे जो पसंद हो अपनी इच्छानुसार ले लेवे। इस कार्य के लिए कुछ समय भी निर्धारित कर दिया था। मैं बुद्धि लेने में रह गया। जब दूसरों चीज लेने गया तो समय बीत चुका था, इसलिए कोरा लौटना पड़ा। मैं बुद्धि लेकर रह गया। आप लोग भी धन, रूप, बल के लालच में पड़कर बुद्धि लेना भूल गए। इसी कारण मैं कुरूप हुआ। बीरबल के उत्तर से बादशाह और दरबारियों का मन टूट गया और फिर वे कभी बीरबल की हंसी न उड़ाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बैठा हुआ गपाष्टक कर रहा था। गर्मी का दिन था। प्रातःकाल की मंद मंद हवा बह रही थी। बादशाह और दीवान गर्मी की पोशाक पहने हुए थे। उस सुहावने समय में वे बड़े खुश मालूम होते थे। उनके बातों की लड़ी टूटती ही न थी। प्रसंग चलते दो बनियों का जिक्र आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है लोग अक्सर बनियों को चतुर माँ के बेटे क्यों कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, सचमुच बनिए ऐसे ही पाए जाते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, परंतु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूंग की फुरमाइश कर बाजार से 4 बनियों को बुलवाया। दीवान का संदेशा मिलते ही बनिए मूंग के नमूने सहित तुरंत हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, साहजी, इस अन्न का क्या नाम है? बनिए विचार में पड़ गए और मन में सोचा कि यह अन्न एक प्रसिद्ध खाद्य है और इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, कारण कि परमात्मा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके अंदर कोई भेद की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम मुझसे क्यों पूछता? उत्तर भी सोच समझकर देना चाहिए। चारों बनियों ने मिलकर एक मत किया। उन्होंने सोचा कि यदि मूंग को मूंग ही बतलाया जाए तो बादशाह इससे प्रसन्न नहीं होने का, तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बल्लावे की बादशाह की प्रसन्नता हो। अभी इनका मिसकाउट चल ही रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा, क्यों साहजी, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं? इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिए ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह तो मुझे उड़द जान पड़ती है। दूसरे ने कहा, यह मटर जान पड़ती है, परंतु मटर में छोटी है, इसका ठीक ठीक नाम स्मरण में नहीं आता।
तीसरे ने कहा, यह मिर्च जान पड़ती है। उनकी ऐसी चौरंगी बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तुम लोग मुझे खप्तुलहवास जान पड़ते हो। यह मूंग है मूंग। बनियों ने कहा, हाँ गरीब परवर, वह वही जो आप कह रहे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, वही वही क्या? नाम क्यों नहीं बतलाते? बनिए बोले, गरीब परवर, जो नाम अभी आपने बतलाया था वही। बादशाह भी पर में पानी लगने देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मैंने किस चीज का नाम लिया था? बनिए फिर चालाकी खेल गए और बोले, गरीब परवर, हमको विस्मरण हो गया है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ मैंने मूंग का नाम बतलाया था। बनियों ने कहा, जी जी, पृथ्वीनाथ वही। इतना होने पर भी बनियों ने मूंग का नाम अपनी जबान पर न लाए। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ और सबको घर जाने की अनुमति दी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जबकि वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। वह बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलाकर वहां से चलता हुआ वह मनुष्य पूछता दो बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊजी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचानकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछे होते तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्यति अपना थोड़ा समय एकांत वास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। अव्वल तो एकांत वास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दोयम एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति और की और ही देख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन दरबार के काम काजों से निश्चिंत होकर बादशाह बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजी हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ू लाए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप आप दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था।
तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब चीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खोलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगे, ईंटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोरगुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपका अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें पेशराज और बढ़ी लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। चीरबल की इस बुद्धिमानी पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दे। एक दिन का हाल है कि बादशाह बीरबल पर खफा होकर उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। बीरबल हर हालत में खुश रहने वाला था। वह नगर से बाहर किसी ग्राम में जा बसा। इस प्रकार बास करते कई महीने व्यतीत हो गए। न बादशाह ने उसे बुलवाया और न वह स्वयं आया। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद कर बड़ी चिंता करता, परंतु उसका कहीं पता ठिकाना न मिलने के कारण लाचार था। जब किसी प्रकार बीरबल का पता न चला तो ढूंढने के लिए बहुतेरे कर्मचारियों को गांवों में भेजा, फिर भी बीरबल का अनुसंधान न हो सका। तत्र चादशाह उसको ढूंढने की एक नई तरकीब निकाली। नगर 2 में ढिढोरा फिरवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर मेरे पास आवेगा उसे 1000 रुपये पारितोषिक दिए जाएंगे। बहुतों ने पारितोषिक पाने की चेष्टा की, परंतु किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति न सूझी। यह बात क्रमशः फैलते फैलते बीरबल के कान में पहुंची। वह अपने पड़ोस के एक बढ़ी को बुलाकर बोला, तुम एक चारपाई अपने मस्तक पर रखकर बादशाह के पास जाओ और कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूं, अतएव मुझे पारितोषिक मिलनी चाहिए। बढ़ी बीरबल को पहचानता था, इसलिए उसकी बात मानकर चारपाई सिर पर लेकर बादशाह के पास जा पहुंचा और 1000 का पुरस्कार पाने का उजुरदार हुआ। बादशाह इस बात को बढ़ी के समझ से बाहर की समझकर बोला, सच सच बतलाना होगा कि तुम्हें यह सलाह किसने दी है? दुई बोला, पृथ्वीनाथ। एक ब्राह्मण कुछ दिनों से हमारे ग्राम में आ बसा है। उसे लोग बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी की सम्मति से मैंने यह कार्य किया है। बादशाह किसान से बीरबल का नाम सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको 1000 रुपये देकर विदा किया। उसके साथ अपना 2 कर्मचारी बीरबल को लाने के लिए परवाने के साथ भेजा। इतने यत्न के पश्चात बीरबल फिर बादशाह के हाथ लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलाव की बातें कर रहा था। इसी दरमियान बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा? दूध किसका अच्छा? पत्ता किसका अच्छा? फूल कौन सा अच्छा? मिठास कौन सी अच्छी? राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो ऊपर के प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला है जाता है। दूध माता का उत्तम होता है जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामिभक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है।
फूल कपास का अच्छा होता है कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है, जिसके फल स्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र महान है जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए और बीरबल को कई बीघे भूमियां जागीर दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 4 एक दिन बीरबल को जमुना नहाने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए वह तड़के उठकर जमुना जी नहाने गया। स्नानोपरांत एक जगह आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला जपने लगा। उसी समय हवा खोरी से लौटकर घूमता 2 घोड़े पर सवार बादशाह भी वहीं जा पहुंचा। वह घोड़े से उतर पड़ा और बीरबल से बोला, बीरबल मुझे माला दे। बीरबल बड़ा लाल बुझक्कड़ था। वह तुरंत ताड़ गया कि बादशाह तुअर्थी कहकर मजाक कर रहे हैं। वह मुंह से तो कुछ न बोला, परंतु उसी समय अपना दुपट्टा नदी के जल में छोड़ दिया। चाँदशाह यह देखकर फिर बोला, बीरबल देखो दुपट्टा बहता है। अब बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत बोल उठा, पृथ्वीनाथ बहने दो। बादशाह बीरबल के दुअर्थिक उत्तर को समझकर बड़ा नाराज हुआ और भ्रिकुटी बदलकर बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तू हंसी हंसी में मेरी बहन मांग रहा है? बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ आप भी तो हमारी माँ मांगते हैं। बादशाह जरा नरमा कर फिर बोला, मैंने तेरी माँ कब मांगी है? क्या मैंने किसी का नाम लिया था? बीरबल ने कहा, गरीब परवर, मैंने आपके बहन का नाम कब लिया था और कब उसे मांगा था? मैंने तो आपसे केवल दुपट्टा बहने देने की अर्ज करी थी। आपकी बहन मेरे बहन के समान है, मैं उसका नाम अपनी जबान पर कैसे ला सकता हूँ? बादशाह को आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिला, अतएव खामोश रह गया। दोस्तों, प्यारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 4 दोस्तों, एक दिन बीरबल को बिरादरी भोज में जाना था, अतएव वह बादशाह से अवकाश लेकर भोज में शामिल हुआ। जब भोजन करके लौटकर आया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्यों बीरबल, आज भोज में कौन 2 सा पदार्थ खाए हो? बीरबल ने पहले तो उस जगह की सुंदरता का वर्णन किए, फिर भोजन की सामग्री बतलाने लगा। वह क्रमशः सारी चीजों का नाम बतलाकर चुप हो गया। बादशाह को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए बीरबल से फिर पूछा, और क्या था? बीरबल याद कर और 2-4 चीजों का नाम बतलाया, परंतु बात की श्रृंखला न टूटी। बीरबल ज्यों-ज्यों अधिक बतलाता, बादशाह बराबर और की धुन बांधे रहता। हरेच्छा से वह बात अधूरी ही रह गई। बीच में एक ऐसा जरूरी काम आ पड़ा कि दोनों पृथक दो चले गए। कई महीने बाद एक दिन वह बात बादशाह को फिर स्मरण हो आई, अतएव बीरबल की याददाश्त समझने के लिए बोला, बीरबल। और बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ। और क्या कढ़ी? बादशाह बीरबल की याददाश्त से बड़ा संतुष्ट हुआ और उसे तत्क्षण एक सुंदर मोती की माला प्रदान की। दूसरे सभासद इस बात को देखकर बड़े चकित हुए। उन लोगों ने अपनी अकल लड़ाई, हो न हो बादशाह को कढ़ी से बड़ा प्रेम है, तभी तो कढ़ी का नाम लेते ही खुश होकर बीरबल को मोती की माला दी। दूसरे दिन मोती की माला के लालच से दरबारी लोग भी अपने 2 घरों से उत्तमोत्तम मट्ठे की कढ़ी बनवा लाए। उनके साथ नौकर भी थे। वे कढ़ी का पात्र सिरों पर लिए हुए खड़े थे। यह दृश्य देखकर बादशाह ने दरबारियों से इस समारोह का कारण पूछा। वे उत्तर दिए, गरीब परवर, आपके लिए हम लोग कढ़ी बनवा कर लाए हैं। बादशाह उनकी ऐसी मूर्खता पर बहुत चिड़चिड़ा गया और कढ़ी लाने वालों के हाथ और पैरों में बेड़ियां जकड़ने की आज्ञा दी। वह बोला, ये महामूर्ख हैं, केवल नकल करना जानते हैं। बीरबल ने जो कढ़ी का नाम लिया था उसका तात्पर्य दूसरा ही था।
बादशाह के क्रोध के सामने सबका छक्का छूट गया और सबों ने एक साथ करवद्ध प्रार्थना कर अपने अपराधों की माफी मांगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन तानसेन और बीरबल में कुछ विवाद छिड़ गया। वे प्रत्येक अपने दो को एक दूसरे से गुणी बतलाते थे। बादशाह ने कहा, इस प्रकार तुम्हारा विवाद नहीं मिट सकता, इसके लिए किसी को मध्यस्थ बनाकर अपना न्याय करा लो। वे बोले, पृथ्वीनाथ, आपकी आज्ञा हमें सिरोधार्य है। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, परंतु हमारी बुद्धि में नहीं आता कि हम किसको अपना मध्यस्थ बनावें। कृपया आप ही इसका भी निपटारा कर दें। बादशाह ने कहा, आप लोग महाराणा प्रताप सिंह के पास जावें। बीरबल और तानसेन दोनों ही एक साथ प्रताप सिंह से जा मिले। तानसेन तो गायनाचार्य था ही, वह वहां पहुंचते ही एक रागिनी छेड़ी। बीरबल अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ खामोश बैठा रहा। जब उसने देखा कि तानसेन अपने गान वाद्य से राणा को मोहित कर बाजी मार लिया चाहता है, तो बोला, राणा जी, हम दोनों एक ही साथ शाही दरबार से चलकर आपके पास आए हैं और हम दोनों ही रास्ते में एक एक अलग अलग मिन्नतें मान चुके हैं। मैंने पुष्कर जी में पहुंचकर प्रार्थना करी है कि यदि मैं दरबार से मानपत्र प्राप्त कर लौटूंगा तो 100 गौ ब्राह्मणों को दान करूंगा, और मियां तानसेन जी ने खाजे खिजिर की दरगाह में जाकर अपनी मिन्नत की है कि जो मैं राणा जी से प्रशंसा पत्र प्राप्त करूंगा तो यहाँ पर 100 गौओं की कुर्बानी कराऊंगा। 100 गायों की जिंदगी एकमात्र आपके हाथ है। आप चाहे उन्हें जीवदान दें व बध करावें। यदि जिलाने का विचार हो तब तो मुझे प्रशंसा पत्र दीजिए, और यदि 100 गौवों को मरवाना हो तो तानसेन को दीजिए। राणा साहब हिंदू होकर भला गौवों की कुर्बानी कब पसंद कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अकबर को पत्र लिख भेजा, बीरबल बड़ा गुणज्ञ है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए सब थोड़ी है। बेचारे तानसेन की गर्दन झुक गई। वह चुपके से वहां से चलकर दिल्ली पहुंचे। अपने जीवन में फिर उन्होंने कभी बीरबल का सामना नहीं किया। दोस्तों, यह नई कहानी आपको कैसी सी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।